जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के बारे में। दोस्तों एनसीईआरटी हिस्ट्री भी अभी मैं स्टार्ट किए हुए हैं, मैं अभी 8 क्लास का एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और दोस्तों हम ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दे रहे हैं 6 क्लास से। तो आप लोग ये दोनों चीज़ साथ साथ कंप्लीट कीजिए, एक वीडियो पर डे अपलोड किया चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो 6 क्लास के है उसमें कुल 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो आइए देखते हैं क्या है इस सौर मंडल में पृथ्वी, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए किसका फिगर है, पता है ये सौर मंडल का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। सौर मंडल में कुल एक तारा जो सूरज है और बाकी 8 ग्रह इसके चारों तरफ जो है चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसका ही ये फिगर दिया गया है और आगे देखिए इसमें उसका पूरा चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। तो आप लोग बहुत बच्चे से ही लोग ये सब करते आए हैं। आकाश को देखना बहुत अच्छा लगता है सूर्यास्त के बाद। बोल रहे आसमान में पहले 1 या 2 तारे मतलब चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। आप इसकी गणना नहीं कर सकते, उस तारों को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। तो तारों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि दम लगता है कि आकाश में क्या है, हीरा जड़ा हुआ है। मतलब इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अलग आने से क्या है, अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कुछ तारों में होती है। बोल रहा है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। तो लगभग प्रतिदिन हम लोग चंद्रमा को देखते हैं। मतलब अलग अलग समय में अलग अलग आकार और स्थितियाँ में दिखाई देती है। जैसे देखिए दोस्तों, कभी कभी अर्ध चंद्रमा दिखाई देता है, कभी पूरा मतलब गोल चंद्रमा दिखाई देता है, कभी उससे थोड़ा थोड़ा कटते कटते मतलब प्रत्येक दिन उसकी आकृति एक समान कभी नहीं रहती है। उसकी आकृति हर एक दिन जो है उसका आकार बदलता रहता है और अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है। चंद्रमा के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों बोल रहा है कि आप पूर्ण चंद्रमा को अगर बात करें तो पूर्ण चंद्रमा को 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं और उसी दिन या पूर्ण चंद्रमा वाली रात को ही पूर्णिया कहते हैं। और इसके ठीक 15 दिन बाद दोस्तों आप इसको बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं और उसको क्या कहा जाता है, उसको अमावस्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन करके अच्छी तरह से इसको जो है कर सकते हैं। तो यही बात बोल रहा है कि आप पूर्ण चंद्रमा 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं और जिस दिन आपको पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा की रात होती है। और जिस ठीक इसके 15 दिन बाद चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है तो इसको अमावस्या कहा जाता है, ठीक है। अब आप देखते हैं आगे। बोल रहा है कि आप इस बात पर आश्चर्य नहीं होता, मतलब क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि एक हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते। दोस्तों आप कभी भी तारा या चंद्रमा को दिन में नहीं देख पाएंगे। तो यही बोल रहा है कि आपको आश्चर्य नहीं होता कि हम लोग दिन में नहीं देख पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं कि उपस्थित नहीं होता है आकाश में तो उपस्थित होता ही है, लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि इन सभी के प्रकाश को दबा देता है और हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। सूर्य का बहुत अधिक प्रकाश होता है, इसी कारण से इसको हम लोग दिन में नहीं देख पाते हैं। बोल रहा है सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती है उसको कहते हैं खगोलीय पिंड। तो कोई पूछे कि खगोलीय पिंड किसको कहते हैं, तो सारे वस्तुएं जितने भी आकाश में वस्तुएं स्थित है आसमान में जो रात के समय चमकती है उसको खगोलीय पिंड कह देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। दोस्तों हम फिर से कहेंगे, आप लोगों को एनसीईआरटी हिस्ट्री भी पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बोले थे कि एक कॉपी लेकर के बैठिए और आप लोग नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो नोट्स बनाने से आपको ये होगा कि मतलब अच्छे से समझ में आएगा और कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम अब इसमें भी बोल रहे हैं कि ज्योग्राफी का भी अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसमें थोड़ा अपना कॉपी कलम लेकर के बैठिए, जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ बोल रही है खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, देख लिए कि जितने भी आसमान में वस्तुएं हैं जो रात के समय चमकती है उसको खगोलीय पिंड कहते हैं। अब देखते हैं आगे। तो अब देखिए दोस्तों बोल रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं। तो बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं, वो गैस के बने होते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों क्या, तारा। उसी को तारा कहते हैं। मतलब जो खगोलीय पिंड होते हैं बड़े आकार के होंगे, उसमें ऊष्मा अधिक होगा, वो अपने आप प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे, गैस से बने होंगे, अत्यधिक गर्म होंगे, तो वो एक प्रकार का तारा होता है, ठीक है। मतलब जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा भी उत्सर्जित करते हैं।
और सूर्य भी दोस्तों एक प्रकार का तारा है। दोस्तों तारा के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा तारा जो है 3 प्रकार की होती है, नीला तारा, पीला तारा और लाल तारा, जिसमें नीला तारा सबसे अधिक गर्म होता है और पीला तारा सबसे कम गर्म होता है। लेकिन सूर्य दोस्तों लाल तारा सबसे गर्म मतलब कम होता है। लेकिन दोस्तों अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य हमारा एक प्रकार का पीला तारा है, यह बात आप याद रखिएगा। सूर्य कैसा है? सूर्य एक प्रकार का पीला तारा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग तारा जब पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि तारा क्या प्रकार होगा। यहाँ पे थोड़ा सा सूर्य आ गया तो इसलिए बता दिए कि सूर्य हमारा एक प्रकार का क्या है, पीला तारा है। और ये बता दिए तारा क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए इसको प्रयोग करके दिखाया, तो उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ना नहीं है, अपना प्रयोग करके टॉर्च वगैरह कर करके प्रयोग करके दिखाया कि किस तरह से मतलब आकाश में चीज़ें दिखाई देती है। अब आइए देखते हैं, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा एवं प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं, मतलब अत्यधिक छोटे दिखाई देते हैं। दोस्तों बोल रहा है कि अनगिनत जो तारा है ना वो सूर्य के समान ही है, लेकिन उस सूर्य ये क्या है, तारा हमसे बहुत दूर है, ठीक है। तो इसके कारण ही हम उसकी ऊष्मा और प्रकाश जो उत्सर्जित करता है उसको उतना ज़्यादा मतलब मात्रा में महसूस नहीं कर पाते हैं, और वो सारे चीज़ हम लोगों को बहुत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं। बड़ा आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी छोटी वस्तुएं दिखाई देती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, हवाई जहाज़ अगर नीच में मैदान में पड़ा है तो वो क्या होता है, वो मतलब बड़ा दिखाई देता है। लेकिन वही आप हवाई जहाज़ जब ऊपर आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है तो वो आपको छोटा दिखाई देता है। तो वही यहाँ पे बात है, वो हम लोग उससे बहुत ही दूर होता है चंद्रमा, इसके कारण ही हम लोगों को बहुत ही छोटा दिखाई देता है। बोल रहे रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। उसको कहते हैं नक्षत्र मंडल। अब आ गया नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल क्या है दोस्तों? रात्रि के समय जो आकाश में आप देखते हैं तारा का समूह, जैसे आप देखे होंगे कभी कभी आप रात उत में मतलब कभी कभी आंगन में होते हैं तो आपके दादी अम्मा या फिर दादा जो भी रहते हैं बूढ़े बुजुर्ग, वो कहते हैं कि देखो सतभैवा जा रहा है, ऐसा अब कभी सुने होंगे, ठीक है। तो सतभैवा वो क्या है? 7 तारों का एक्चुअल में वो समूह है, उसको ना इसीलिए उसको नाम पड़ गया सप्तभैवा, ठीक है। तो उसको ऐसे सप्तऋषि कहा जाता है, उसको गाँव देहात में ऐसे कहते हैं। एक होता है, क्या होता है, सतभैवा, सतभैवा कहा जाता है, ठीक है। तो वही वो एक्चुअल में 7 तारा का क्या है, समूह है। तो उसी को दोस्तों कहते हैं नक्षत्र मंडल, यानी कि जो तारा का कई तारा एक जगह सब समूह बना लेगा ना तो उसको कहेंगे नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल आपको समझ में आया, नक्षत्र मंडल एक्चुअल में तारा का समूह ही होता है। अगर हम अर्सा मेजर की बात करें या फिर बिग बेयर की बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार का मतलब नक्षत्र मंडल, इसको नाम दिया गया है अर्सा मेजर, बिग बेयर, ये दोनों क्या है, एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। बोल रहा है कि बहुत ही आसानी से पहचान में, जो सबसे आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल की अगर बात बताएं तो वह है सप्तऋषि। आपको भी बताया ना सप्तऋषि के बारे में, जिसमें 7 संत होते हैं, मतलब 7 गो जिसमें तारा होता है, तो 7 तारों का समूह होता है। देखिए यहाँ दिया है 7 तारों का समूह होता है सप्तऋषि में, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि दोस्तों कोई अलग से नक्षत्र मंडल नहीं है, ये नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही क्या है, एक भाग है। कौन? सप्तऋषि। तो आपको याद रखना है। अपने परिवार या पड़ोस के बड़े व्यक्ति से कहिए कि क्या आपको आसमान में कोई और तारा या ग्रहों के नक्षत्र मंडल को दिखा सकते हैं, तो लोग दिखा सकते हैं, पूछिए। आगे चलिए। प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। पहले की अगर हम बात करें दोस्तों तो पहले लोगों के पास घड़ी वगैरह था नहीं, वो लोग रात्रि में क्या करते थे, इसको देखते थे, ध्रुव तारा को देखते थे, ठीक है। और ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की दिशा को दर्शाता है, ठीक। तो इसकी वजह से वो लोग दिशा का निर्धारण करते थे, पहले वो कुछ था नहीं, ठीक। बोल रहा है कि उत्तर दिशा उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, उत्तरी तारा वही ध्रुव तारा को कहते हैं, जिसको ध्रुव तारा भी कहा जाता है। मतलब जब आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, यह जो ध्रुव तारा जो है आसमान में एकदम बिल्कुल एक ही जगह पर रहता है, उल्टा नहीं है। यह सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को हम जान सकते हैं। देखिए ध्रुव तारा की स्थिति से यहाँ ध्रुव तारा को जान रहा है सप्तऋषि की सहायता से। ये देखिए सप्तऋषि है, ठीक है, ठीक है। और इसकी तरह से दोस्तों ये दोनों सांकेतिक तारा है, और इसको देख कर से देखिए सांकेतिक तारा को मिलाएगा तो ध्रुव तारा की ओर देख रहा है, तो इसकी सहायता से ध्रुव तारा को देखा जा सकता है। जिसको एक पॉइंट जो है चित्र में दर्शाया गया है। देखिए बोल रहा है, अब आगे देखिए, यदि सप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिला दिया जाए तो काल्पनिक रेखा खींची जा सकती है, उससे आगे चलकर ध्रुव तारा को इंगित करता है, तो हम हमको दिखा दिए। बोल रहा है कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए जो तारा होता है उसमें अपना ऊष्मा प्रकाश होता है, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक ग्रह होता है ना, उसको अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, और तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे सूर्य, अगर हम बात करें अपने सौर मंडल का, तो अपने सौर मंडल में एक सूर्य है और बाकी जो इसकी तरफ जो 8 ग्रह घूम रहे हैं ना, वो क्या हो रहे हैं,
इनके प्रकाश से ही ये सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं, ठीक है। और इनके पास, इस ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश लेते हैं और प्रकाशित होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं, आखिर वो है तो खगोलीय पिंड ना ग्रह। तो ये जो खगोलीय पिंड है, ये तो ग्रहों के पास क्या होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। इसको दोस्तों कहते हैं प्लेनेट, ठीक है। प्लेनेट इसको कहा जाता है। यहाँ देखिए, इसको अंग्रेजी में प्लेनेट, ग्रीक भाषा के प्लेटाइन शब्द से ये बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, या मतलब घूमने वाला, परिभ्रमक, कोई जो घूमता रहता है। तो ग्रह क्या करता है, आपस में घूमते रहता है तारों के चारों तरफ, तो इसको कहते हैं परिभ्रमक। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। क्या है, पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है। यह अपने संपूर्ण ऊष्मा और प्रकाश जो क्या करता है, सूर्य से प्राप्त करता है। तो पृथ्वी भी सारा अपना प्रकाश और ऊर्जा क्या करता है, सूर्य से ही प्राप्त करता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा की अगर हम बात करें, मतलब तो सूर्य ही है दोस्तों, सबसे नज़दीक की तारा सूर्य ही है, सूर्य से ही प्रकाश और ऊष्मा देगा ये। और यहाँ पे बोल रहा है पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। मतलब पृथ्वी को अगर हम चंद्रमा पर जा करके देखेंगे तो पृथ्वी भी एक प्रकार से हमको चमकते हुए नजर आएगा। यहाँ पे कुछ रोचक तत्व दिया है दोस्तों। बोल रहा है बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंड से बने हुए हैं। पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका कुछ फिगर दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हमारा सूर्य है, और यहाँ से देखिए ये बुध ग्रह है, फिर ये शुक्र होगा, फिर ये ऐसे करके कुछ दिया गया है। ऐसे देखिए ये घूम रहा है ना सब, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। और यहाँ पे क्षुद्र ग्रह होता है, फिर बृहस्पति होता है, अरुण वरुण, ये सब सारी चीज़ होता है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए इस टाइप से इसको कुछ दिया है, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ दोस्तों देखिए, अगर बुध की बात करें तो सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमा कर लेता है 88 दिन में, और घूर्णन कर लेता है 69 दिन में, यानी अपने आज पर घूर्णन करता है 59 दिन में। और पृथ्वी की अगर चारों ओर की बात करें तो 88 दिन में जो है पूरा करता है। और वही शुक्र की बात करें तो 255 दिन लेता है सूर्य के चारों तरफ घूमने में, और खुद के अक्ष पर घूमने में 243 दिन का समय लेता है। अगर पृथ्वी की बात करें तो आपको पता होगा 365 दिन लेता है सूर्य की तरफ घूमने में, और अपने आज पर घूमने में 1 दिन लेता है। उसके बाद अगर इसमें दोस्तों, इसमें बात करें चंद्रमा, इसमें बोल रहा है, इसका मतलब है उपग्रह है, ठीक है। तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता है। पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल जो है अपने आज पर पृथ्वी के समान ही 1 दिन में घूम लेता है। उसके बाद ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा की बात करें तो ये 687 दिन में सूर्य के चारों तरफ अपना एक चक्कर पूरा करता है। अगर इसमें चंद्रमा की बात करें, यानी उपग्रह की बात करें, तो इसके 2 उपग्रह हैं। और इन चारों दोस्तों ग्रह को, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों ग्रह को कहा जाता है आंतरिक ग्रह, ठीक है। इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, या फिर चट्टानी ग्रह भी इन चारों को कहा जाता है। उसके बाद 4 ग्रह इधर आ जाता है, देख लीजिए। उसके बाद आता है बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि, उसके बाद आता है अरुण और वरुण। तो बृहस्पति शनि की अगर बात करें तो ये परिक्रमा लगभग 12 साल इसको लग जाता है बृहस्पति को परिक्रमा करने में। अपने आज पर लगभग 9 घंटा में पूरा करता है। सॉरी, लगभग 10 घंटा लग जाता है दोस्तों, 9 घंटा 56 मिनट। और इसमें पृथ्वी, इसमें तो ये सारी चीज़ मत देखिए, इसमें उपग्रह की संख्या और बढ़ी है, तो ठीक है। इतना ही देखिए। शनि में सबसे अधिक, पहले दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, पहले सबसे अधिक उपग्रह जो है बृहस्पति के पास था, लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है शनि के पास है। इसकी संख्या, इसकी उपग्रह की संख्या बढ़ गई है। और सबसे अधिक अभी तक में पूछे कि हमारे सौर मंडल में किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है, तो शनि इसका आंसर होता है। शनि के पास ही सबसे ज़्यादा उपग्रह है। अगर शनि की बात करें तो वह अपने सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जो है 29 साल 5 महीने में लगाता है, और अपने आज पर वह 10 घंटे 40 मिनट में घूम लेता है, ठीक है। और इसका दोस्तों बात करें तो इसका इस चीज़ का जो है वर्णन नहीं दिया है। अभी चंद्रमा का जो हुआ है ना खोज, तो ये नया वाला नहीं दिया है, पुराना वाला दिया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी को दोस्तों कहते हैं, ये देखिए फिर आ जाता है नेपच्यून और यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो ये सूर्य के चारों अगर बात करें तो 84 साल लगा देता है दोस्तों ये नेपच्यून, ठीक है। सूर्य से दूर है ना, काफ़ी दूर है, सबसे अंतिम में। उसके बाद 17 घंटा 14 मिनट जो है अपनी अक्ष पर घूमने में लेता है। इसके उपग्रह की संख्या 27 है। उसके बाद अगर नेपच्यून की बात करें तो 164 दिन लेता है, और अपने अक्ष पर घूमने में 16 घंटा 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या 13 है, ठीक है। और इसी को दोस्तों गैसीय ग्रह भी कहते हैं, और बाह्य ग्रह भी कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह को चट्टानी ग्रह, और आंतरिक ग्रह इसको बाह्य ग्रह और गैसीय ग्रह कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई।
अब चलिए आगे चलते हैं। इधर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, बोल रहा है आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या एक प्रकार का उपग्रह है? यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं और उनमें कुछ आस अपने चंद्रमा भी है। मतलब कुछ के पास अपना चंद्रमा है, कुछ के पास नहीं भी है। जैसे अगर बात करें बुध और शुक्र के पास, तो उसके पास चंद्रमा नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग सौर मंडल की बात कर लेते हैं। सौर मंडल में अगर बात करें दोस्तों, तो एक सूर्य है, 8 ग्रह है और कुछ उपग्रह है, कुछ और खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया। तो ये सारे मिल करके जो है अपना सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और उसकी मुखिया की अगर बात करें, तो हमारा मुखिया जो है सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। तो आइए यहाँ पे मुखिया है सूर्य, तो सूर्य के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बोल रहा है सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। तो मुखिया है तो केंद्र में तो रहेगा ही, तो कैसे सत्ता संभालेगा, नहीं रहेगा तो ये केंद्र में रहता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है। तो तारा को आपको पता है दोस्तों, तारा सबसे पहले ही हम आपको बता दिए कि गर्म गैस से बना होता है। तो अत्यधिक गर्म गैस से बना हुआ है सूर्य। इसका खिंचाव बल इससे सूर्य बल को बांधे रखता है। खिंचाव बल का मतलब क्या है? इसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों एक्चुअल में। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना 11th का जो हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, तो तब वो आप पढ़ेंगे कि बिग बैग थ्योरी के अलावा ही सूर्य तारा सारा चीज़ का निर्माण होता है। तो इसमें उस कारण से क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, सारी चीज़ समझेंगे तो बस आप इतना याद रखिए कि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और यही गुरुत्वाकर्षण बल को कह रहा है खिंचाव बल। खिंचाव बल होता है और सभी को अपनी ओर खींचता रहता है सूर्य सारे तारों को, और उस खिंचाव बल के कारण जो है बांधे रहता है और एक मतलब इक्विलिटी बन जाती है वहाँ पे। और इससे वो क्या करता है, मतलब घूर्णन करता रहता है सारा ग्रह इसके चारों तरफ। बोल रहा है कि सूर्य सौरमंडल का एकमात्र सूर्य सौरमंडल के लिए पृथ्वी प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो दोस्तों देखिए, पूरे सौरमंडल में अपना सूर्य ही एकमात्र ऐसा जो है जो मतलब प्रकाश देता है। क्योंकि सूर्य तारा है, बाकी सब ग्रह तो अपना प्रकाश देगा नहीं ना, ऊष्मा देगा। तो सूर्य से ही प्रकाशित होगा। तो सूर्य जो है एकमात्र ऊष्मा और प्रकाश का क्या है, स्रोत है। बोला लेकिन हम इसका अत्यधिक तेज प्रकाश को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे अधिक नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। दोस्तों देखिए, हम लोग इसकी जो जितना ज़्यादा इसका ऊष्मा है ना सूर्य का, उतना ज़्यादा हम लोगों को महसूस नहीं होता है। फिर भी दोस्तों इतना कम मात्रा में हम लोगों को ऊष्मा महसूस होता है, फिर भी हम लोग कितना गर्मी महसूस करते हैं ना। लेकिन दोस्तों बात यह है कि हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है। सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी ये हम लोगों से काफ़ी दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके कारण हम लोग इसकी तेज़ प्रकाश को या तेज़ ऊष्मा को मतलब नहीं महसूस करते हैं। अगर और नज़दीक होता, इसकी ऊष्मा प्रकाश को महसूस कर पाते, तो हम लोग किस तरह से जीवन जीते, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। अब आइए यहाँ पे कुछ दिया था जानने के लिए, उसके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद ग्रह की ओर बढ़ेंगे। बोल रहा है क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। तो पौराणिक रोमन कहानी की अगर हम बात करें, तो सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। और सौर का अर्थ दोस्तों होता है सूर्य से संबंधित, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया सौर मंडल, क्योंकि सूर्य ही इसका मुखिया है और सौर का अर्थ ही होता है सूर्य से संबंधित। इसलिए सौर परिवार को सौर मंडल कहा गया। और सौर अर्थ का करते हुए बहुत अधिक शब्दों में लिखिए, तो लिखने के लिए बोल रहा है। अब देखिए शब्द की उत्पत्ति के बारे में कुछ बता रहा है। कुछ ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, जैसे अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए हो सकते हैं। जैसे कि बात करें ज्योग्राफी की, तो अंग्रेजी शब्द है। ज्योग्राफी क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का विवरण ही तो होता है। तो ये दोस्तों ग्रीक शब्द से लिया गया है, लेकिन अंग्रेजी शब्द है ज्योग्राफी। बोल रहा है 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, जी और जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, मतलब जो पृथ्वी के बारे में लिखना, ज्योग्राफिया। पृथ्वी के संबंध में अधिक जानिए तो क्या जानिए? अगर जियोलॉजी की बात करें तो पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा। जियोमेट्री की बात करें तो पृथ्वी का मापन होगा। जियोऑइड का बात करें तो पृथ्वी का अनुरूपण होगा। वही जियोग्राफी की बात करें तो पृथ्वी का विवरण होगा। तो ये सारी चीज़ सब चीज़ से लिया गया है, जिसमें एक कॉमन है जियो। तो इसके बारे में जो है बता रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, साथ साथ बोल रहा है कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। तो सही बात है, हमेशा से आकाश को जब रात में देखता है आदमी, तारा को, चांद को, चंद्रमा को, सारी चीज़ को तो मोहित हो जाता है। बोल रहा है कि खगोलीय पिंड एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने को खगोल शास्त्री कहते हैं। जो खगोलीय पिंड का अध्ययन करता है या उसके गति का अध्ययन करता है, उसके बारे में जितने चीज़ को मतलब जो आदमी अध्ययन करता है ना, उसी को खगोल शास्त्री कह देंगे, क्योंकि वो खगोलीय पिंड का अध्ययन कर रहा है। दोस्तों वैसे ही ना एक भारत के खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट।
ठीक है। नाम याद रखिएगा, आर्यभट्ट दोस्तों भारत के खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा पर चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। तो अभी तक सारे जो खगोलविद हैं वो ब्रह्मांड के रहस्य को ही खोजने में लगे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ से ग्रह स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है ग्रह के बारे में। बोल रहे हैं हमारे सौरमंडल में कुछ 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं दोस्तों। और सूर्य से अगर दूरी की बात करें तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। दोस्तों इसका याद करने का एक तरीका दिया है, देखिए बोल रहा है कि इसका याद करने का आसान तरीका है, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सेवर्ड अस नट्स। तो इसके माध्यम से नभी याद कीजिएगा तो भी अपना देखिए इसके माध्यम से याद रखिएगा तो एक नया मतलब चीज़ याद करना पड़ेगा, इंग्लिश में सबका नाम याद करना पड़ेगा। ऐसे भी आप सूर्य से दूरी के अनुसार देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पीछे भी हम बताएं, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक घूमेगा, क्या बोलता है, बुध। उसके बाद फिर यहाँ पे शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर मंगल आएगा। और ये चारों दोस्तों आंतरिक ग्रह है, फिर क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे आते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पे आ जाता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इस तरह से कुछ जो है यहाँ सौरमंडल की स्थिति है। अब देखिए बोल रहा है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं, ये रास्ता दीर्घवृत्ताकार में फैला होता है, उसको क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। बुध क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक। तो देखे नहीं अभी आप लोग, यहाँ पे सूर्य था, यहाँ पे लगने से इसमें सूर्य का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। बुध सबसे नज़दीक ग्रह है। मतलब अपने कक्षा से सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। तो आप पीछे आपको बढ़ाया था कि 88 दिन लेता है। और सूर्य के पृथ्वी ये क्या होता है, शुक्र, ये बुध की बात बता रहा था। अब शुक्र की बात करें तो शुक्र दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि वो उसका आकार और आकृति जो है बिल्कुल पृथ्वी के समान है। किसका, सूर्य का। तो सूर्य को क्या कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। बोल रहा है कि अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसकी बैठक किया 2006 में, मतलब अगस्त 2006 में एक बैठक हुआ था। उसमें दोस्तों प्लूटो को जो है ग्रह से हटा दिया गया था, क्योंकि वो भौना ग्रह के रूप में आ गया था। भौना ग्रह उसको कहते हैं जो दूसरे ग्रह की कक्षा को काट देते हैं। तो प्लूटो भी ऐसा ही करता था, दूसरे ग्रह की कक्षा को काट दे रहा था। तो इसकी वजह से उसको जो है यहाँ से हटा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप जानते हैं, क्या जानने की बात कर रहा है, आइए देख लेते हैं। बोल रहा है कि पृथ्वी की अगर गति की बात करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इस गति के बावजूद भी पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर मतलब देखिए पृथ्वी इसका सूर्य के प्रकाश की गति की बात करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर चल देता है प्रकाश, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों इसको पृथ्वी पर उस प्रकाश को आने में 8 मिनट का समय लग जाता है। तो सोच सकते हैं आप लोग कितना मतलब दूर है हमसे। तो 15 करोड़ दूर है, पीछे भी पता है। अब आइए बात कर लेते हैं पृथ्वी के बारे में। पीछे पढ़ लिए तो पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो पीछे भी आप सब पढ़ चुके हैं कि पहले बुध है, फिर शुक्र है, उसके बाद तीसरा नंबर पर पृथ्वी है। अगर हम आकार की बात करें तो सबसे बड़ा दोस्तों बृहस्पति है। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी आकार में 5वें नंबर पर आता है। इसका ध्रुव, ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी के आकार के बारे में बताया। ध्रुव पर पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है, जिसके कारण इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान का आकार। फिर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। मतलब और कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पे जीवन की परिस्थितियाँ स्थित हो, केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो सका है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडा, तो इसी कारण तो यहाँ जीवन संभव है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है यहाँ। इसके कारण पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। तो आपको पूछे कोई कि सूर्य ग्रह को सबसे अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, तो ये सारी चीज़ बता देना। यहाँ पे इतनी चीज़ उपस्थित है, मतलब जीवन संभव है, इसलिए इसको अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी का रंग क्या होता है, नीला दिखाई पड़ता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसका 2/3 भाग जो है जल से घिरा हुआ है। इसी कारण से यहाँ इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। अभी तो देखिए रोमांचक तथ्य दे रहा है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात कर रहा है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की दोस्तों वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो कौन थे वो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और कब, तो 20 जुलाई 1969 ईस्वी को ऐसा इन्होंने किया था। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, 1969 से 1969 में ही हम लोग इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में ही की गई थी। उसके अलावा 1969 ईस्वी में ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम रखा था।
अब आइए चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, उसको कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे अन्य खगोलीय पिंड से दोस्तों काफ़ी नज़दीक है। इसका पृथ्वी से अगर चंद्रमा की दूरी की बात करें तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे, जब आप पृथ्वी से सूर्य के चंद्रमा की दूरी का तुलना कर सकते हैं। आइए यहाँ पे बात करते हैं उपग्रह की, ठीक है। बोला दोस्तों उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है, तो सबको पता है खगोलीय पिंड है। तारा भी खगोलीय पिंड है, ग्रह भी खगोलीय पिंड है, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, सारी चीज़ तो खगोलीय पिंड है, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ऐसा खगोलीय पिंड है, उपग्रह के बारे में बोल रहा है। तो उपग्रह क्या करेगा? ग्रह क्या करता है? ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी कि तारा के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन उपग्रह वही ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा ना, उसी प्रकार से उपग्रह जो है ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर मानव निर्मित उपग्रह की बात करें तो ये क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम पिंड है। तो पिंड का निर्माण क्या कृत्रिम रूप से इसका निर्माण किया गया है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग किस लिए बनाया? तो इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। मतलब ये जानकारी प्राप्त करना हो ब्रह्मांड के बारे में, तो इसके लिए सारा जो है उपग्रह कृत्रिम उपग्रह निर्मित करते हैं ये लोग। अब बोल रहा है इसे रॉकेट के द्वारा कहाँ भेजा जाता है? अंतरिक्ष में भेजा जाता है रॉकेट के द्वारा, जिससे कि वो मतलब पता लगा सके क्या स्थिति है ब्रह्मांड की। और बोल रहा है पृथ्वी की कक्षा में इसको स्थापित कर दिया जाता है। अगर हम उपग्रह की बात करें तो IIS है, इंडियस स्टेट है, सारे जो है भारतीय उपग्रह जो है अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से रॉकेट का प्रक्षेपण होता है और पृथ्वी पर गिरना और उपग्रह में प्रवेश करना। तो इस सारा चीज़ का जो है फिगर यहाँ पे दिया। हम वैज्ञानिक तो है नहीं कि यहाँ पे अच्छे से आपको बता सकें, ठीक है, लेकिन इसका फिगर दिया। इस तरह से कुछ मानव निर्मित उपग्रह को जो है पृथ्वी के केंद्र में मतलब स्थापित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी बोल रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी के लगभग देखिए चंद्रमा तो पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी का चंद्रमा चक्कर लगाएगा। तो दोस्तों ये चक्कर लगाता है ना, तो 27 दिन में लगाता है। 27 दिन में पूरे पृथ्वी को भी एक चक्कर लगा लेता है और खुद के अक्ष पर भी एक चक्कर घूम लेता है उतना ही समय में। तो सेम समय में घूमने से के कारण दोस्तों पृथ्वी का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, मतलब पीछे वाला भाग हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उतना ही समय में आप वो सूरज का अपना खुद का चक्कर भी लगा लिया और पृथ्वी का भी चक्कर लगा लिया है, इसलिए पीछे वाला कभी आगे आ ही नहीं पाता है और हम लोग एक ही प्रकार मतलब भाग को देख पाते हैं। बोल रहा है कि चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। अगर चंद्रमा की बात करें तो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे की सतह पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर क्या करते हैं? छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तो तारा और ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो भी सूर्य में के चारों ओर क्या होते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह भी दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इस पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के तो हम आपको पीछे ही बताए थे कि सूर्य है, यहाँ पे बृहस्पति होगा, शनि, पृथ्वी, मंगल और फिर दोस्तों यहाँ पे क्षुद्र ग्रह होता है। क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है और यहाँ पे फिर है बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच दोस्तों क्षुद्र ग्रह की स्थिति है। और बोल रहा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं, जो बहुत पहले विस्फोट के कारण टूट करके क्या हो गए हैं? अलग हो गए हैं और वहाँ पे वो चक्कर लगा रहे हैं। अब बात करते हैं उल्का पिंड की। उल्का पिंड क्या है? बोल रहा है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे बात समझ में नहीं आता है। अरे ये क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड में अंतर क्या है? क्षुद्र ग्रह भी तो वही छोटे-छोटे भाग हैं ना, जो ग्रह से टूट करके अलग हुए हैं। और ये दोस्तों वे भी वही चीज़ बोल रहा है कि पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। और ये भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, क्षुद्र ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो आइए यहाँ पे आगे देखते हैं। बोल रहा है कभी-कभी ये उल्का पिंड क्या करते हैं कि पृथ्वी के इतना नज़दीक आ जाता है ना कि इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? पृथ्वी की गिरने की दम हो जाती है। मतलब पृथ्वी पर गिरने की होती है और गिर जाता है ना दोस्तों, तो क्या होता है? इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है? चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी-कभी अगर कोई उल्का पिंड पूरी तरह मतलब बिना जले ही अगर पृथ्वी पर गिरती है तो क्या हो जाता है? गड्ढा बन जाता है धरातल पर, ठीक है। तो बहुत ही इसमें दोस्तों शक्ति होता है उसमें उल्का पिंड में। और दोस्तों उल्का पिंड के अध्ययन करके ना, अगर हम उल्का पिंड को अलग से अध्ययन करें तो पूरी पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल समान चीज़ें उपस्थित होती है उल्का पिंड और पृथ्वी में, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। बोल रहा है क्या आपने तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी को की तरह एक चमकदार रास्ता को देखा है? तो दोस्तों बताइए क्या कर रहा है? आकाश गंगा की बात कर रहा है। वही जो पट्टी हम लोग देखते हैं ना आकाश में, खुले एक ओर से दूसरी ओर चौड़ी पट्टी जो सफ़ेद कलर की दिखाई देती है, उसको आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, दूध मेखला कहा जाता है। तो हमारा आकाश गंगा का नाम याद रखिएगा आप लोग, दूध मेखला, मिल्की वे, ये सारी चीज़ कहा जाता है।
और दोस्तों याद भी चीज़ हमारे आकाशगंगा के सबसे नज़दीक के आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। तो इस तरह से हम पढ़ाएँगे, चिंता मत कीजिए आप लोग। आएगा अभी। बोल रहा हमारे सूर्यमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। हमारा सूर्यमंडल क्या है दोस्तों कि इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। आकाशगंगा में दोस्तों असंख्य तारे होते हैं, बहुत सारे लाखों करोड़ तारों को मिलकर के एक आकाशगंगा का निर्माण होता है, जिसमें हमारा सूर्यमंडल भी एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? आकाशगंगा पड़ गया। मतलब आकाश में बह रही है नदी, तो मतलब गंगा नदी की तरह दम बह रही है और आकाश में बह रही है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया आकाशगंगा। कोई दिक्कत? बोले आकाशगंगा में लाखों क्या होते हैं? तारों होते हैं, बादल होते हैं और गैस की एक प्रणाली होती है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाओं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब देखिए, लाखों तारे मिले तो आकाशगंगा निर्माण हुआ, अब लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के क्या करेगी? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। क्या अत्यधिक कठिन है? वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुड़े हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी मतलब ब्रह्मांड के आकार के बारे में इसकी जानकारी तो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम इतना अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड हम सभी क्या हैं? ब्रह्मांड का ही हिस्सा ही ब्रह्मांड के हैं दोस्तों। जैसे कि बहुत सारा बड़ा ब्रह्मांड है, तो इसमें बहुत सारे आकाशगंगाएँ होंगे, ठीक है? बहुत सारे मान लिया जाए कि बहुत सारे आकाशगंगाएँ हैं और इसके अंदर दोस्तों छोटे-छोटे क्या हैं इस आकाशगंगा के अंदर क्या है? वह संख्या में क्या है? तारे हैं, ठीक है? सारे आकाशगंगा में और इस क्या है? सौरमंडल के मतलब तारे हैं और तारे के चारों ओर ग्रह, उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो वो तारा ही हम लोगों का क्या है? सौरमंडल भी आकाशगंगा का एक भाग है और उस तरह से उस सौरमंडल पर सूर्य है, सूर्य के जगह पृथ्वी है, पृथ्वी पर ही हम लोग हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं, ठीक है? तो इतना अनुमान लगाया जा सकता है, इसका आकार का अनुमान तो लगाया जाए या नहीं, इतना तो ज़रूर जान सकते हैं कि हम सभी क्या हैं? ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक ब्रह्मांड का फिगर दे दिया है, ठीक है? बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों पृथ्वी है, यहाँ पे लड़की है पृथ्वी पर, फिर पृथ्वी कैसे बना? सूर्यमंडल से मिलकर के सूर्यमंडल के अंतर्गत आता है, फिर ये सौरमंडल आकाशगंगा के अंतर्गत आता है और आकाशगंगा जो है ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से कुछ इसका जो है अनुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया है तो उसको वो आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, सारी चीज़ इस बुक से ही रिलेटेड है और सारा आप लोगों को बन जाएगा, हार्ड नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों एक कॉपी कलम लेकर के बैठिए और इस चीज़ में जो इम्पोर्टेंट आपको दिखता है वो लिखते चलिए और बाकी और बात करें वीडियो अगर पसंद आती है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाए और देख पाए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और बाकी दोस्तों आज पर हम इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो जय हिंद दोस्तों।